नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं कंज्यूमर स्किंग। देश में तेजी से बढ़ रहे डिजिटल लेंडिंग से जुड़े फ्रॉड और दुरुपयोग को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल लेंडिंग को लेकर अंतिम गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। रिजर्व बैंक ने अपनी गाइडलाइंस में ग्राहकों के अधिकारों पर खास ध्यान देने के लिए यहाँ पर कहा है, खास ध्यान रखा गया है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब सिर्फ रेगुलेटेड कंपनियां या संस्थाएं ही ग्राहकों को डिजिटल लोन देने के योग्य होंगी। इसके अलावा लोन की सारी जानकारी क्रेडिट इनफ्लो कंपनियों को देनी होगी। इसके अलावा डिजिटल लेंडिंग कंपनियां या संस्थाओं को लोन देते वक्त ग्राहकों को बाकी तरह के खर्च से भी आगाह कराना होगा, उसकी भी जानकारी साथ में देनी ही होगी। इसके अलावा और क्या कुछ है आरबीआई के दिशा निर्देशों में, आपको बताएंगे, आगे चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए ये रिपोर्ट देख लें। कर्ज देने वाले डिजिटल लेंडिंग ऐप्स पर अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पहले से ज्यादा सख्ती से नजर रखेगा। इन ऐप्स की निगरानी बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक ने नई गाइडलाइन जारी कर दी हैं। इन गाइडलाइंस में डिजिटल लेंडिंग ऐप्स के साथ ही उनके जरिए कर्ज मुहैया कराने वाले वित्तीय संस्थानों की निगरानी किए जाने का भी इंतजाम किया गया है। रिजर्व बैंक को डिजिटल लेंडिंग ऐप्स के जरिए कई तरह की गड़बड़ियां किए जाने की शिकायतें मिली थी, जिसके बाद ही उसने ये कदम उठाया है। रिजर्व बैंक की तरफ से जारी नई गाइडलाइंस में कर्ज का भुगतान करने और उनकी वसूली करने का अधिकार सिर्फ बैंकों और उन वित्तीय संस्थानों को ही दिया गया है जिन्हें मौजूदा व्यवस्था के तहत सही ढंग से रेगुलेट किया जाता है। इसमें लोन के भुगतान और रीपेमेंट की वसूली का काम किसी भी थर्ड पार्टी के जिम्मे छोड़ दिए जाने की इजाजत नहीं दी गई है। इस बारे में रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस में लिखा है, कर्ज के सभी भुगतान और रीपेमेंट का लेन देन सिर्फ कर्ज लेने वाले और रेगुलेटेड वित्तीय इकाई के बैंक खातों के बीच ही होना चाहिए। इसे किसी लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर या किसी भी थर्ड पार्टी के पूल अकाउंट के माध्यम से दरकिनार नहीं किया जाना चाहिए। रिजर्व बैंक की नई गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि डिजिटल लेंडिंग ऐप्स अगर किसी तरह की फीस लेते हैं तो उसका भुगतान कर्ज देने वाले बैंक या वित्तीय संस्थान को करना होगा। ऐसा किसी भी फीस का बोझ कर्ज लेने वाले पर नहीं डाला जाना चाहिए। रिजर्व बैंक नए नॉर्म्स के जरिए कर्ज लेने वाले की पूर्व सहमति के बिना उसकी क्रेडिट लिमिट बढ़ाने पर भी रोक लगाई गई है। इसके अलावा कर्ज पर वसूली जाने वाली ब्याज दर और दूसरे चार्जेस की जानकारी भी कर्ज लेने वाले को साफ साफ शब्दों में देनी होगी। अब देखना यह होगा कि आरबीआई की इस ठोस पहल से देश में तेजी से बढ़ रहे डिजिटल लेंडिंग से जुड़े फ्रॉड और गैर कानूनी व्यवहार पर कितनी जल्दी लगाम लगेगी। ईटी नाउ स्वदेश की खास खबर। चलिए, तो आज हम इस शो पर इसी पर बात करेंगे। कुछ अहम सवाल हैं जो हमने खड़े किए हैं, जिनसे आपको भी रूबरू करा देते हैं। डिजिटल लेंडिंग से जुड़े फ्रॉड और दुरुपयोग पर आरबीआई के दिशा निर्देश जो जारी किए गए हैं, उनमें क्या खास है? अब सिर्फ रेगुलेटेड कंपनियां ही लोन देने के लिए क्या होंगी योग्य? लोन डिस्पर्सल और रीपेमेंट सिर्फ ग्राहक और कंपनी के बैंक खातों के ही बीच होने चाहिए। आरबीआई की कोशिश कर्ज लेने वाले पर ना पड़े फीस का भार, इसको ध्यान में रखा गया है। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि अब इस चर्चा में हमारे साथ कौन कौन जुड़ रहे हैं। डीएलआई रेप फ्रीओ के अनुज कक्कड़, कंज्यूमर लॉयर रेखा अग्रवाल और साथ ही डिजिटैप के फाउंडर और सीईओ नगीन कोमू और साइबर एक्सपर्ट पवन तुग्गल। आप सभी का स्वागत है इस खास पेशकश में। अनुज जी, आपके पास आऊंगी पहले सवाल को लेकर, क्योंकि काफ़ी समय से दिशा निर्देशों का यहाँ पर इंतज़ार था। तो ये बताएं कि आरबीआई के जो दिशा निर्देश हैं उसमें क्या कुछ बारीकी से कहा गया है जो आपको लगता है कि फ्रेमवर्क जिसका इंतज़ार था वो फाइनली आ गया है, इसके तहत काम होने से जो फर्जीवाड़े और तमाम तरह की दिक्कतें जो लोगों को हो रही थी उन पर अब नकेल कसी जाएगी? जो ये कल शाम को जो ये गाइडलाइंस आई हैं, वो पूरे इंडस्ट्री के लिए नेट पॉजिटिव है मेरे हिसाब से। अगर आप देखिए तो 90% से ज़्यादा फिनटेक जो लेंडिंग कंपनीज करती थी, वो रूल्स के अंदर फॉलो कर रही थी। 5% ऐसे कंपनीज होंगे जो रूल्स नहीं फॉलो करती थी और अनफॉर्चुनेटली उससे कस्टमर को बहुत
पेन होता था, इंडस्ट्री का खराब नाम होता था। तो आरबीआई ने इंश्योर किया है कि जितने भी जो गाइडलाइंस है उसको रीइंफोर्स किया, रीआइटरेट किया, बोला कि आप प्लीज ये गाइडलाइंस को फॉलो करिए। और जो भी आप अपना इनोवेशन करना चाहते हैं, जैसे भी आप आ, आ, ये रूल्स के अंदर रह के आप जो इनोवेशन कर सकते हैं वो आप प्लीज कीजिए। इट इज वो इजी नहीं है, बिकॉज अगर आप देखिए तो आरबीआई हैज टू बैलेंस फ्यू थिंग्स, राइट। और दे हैव टू बैलेंस कि कंज्यूमर का प्रोटेक्शन हो, डेटा सिक्योरिटी हो, दे हैव टू मैनेज फाइनेंशियल इंक्लूजन सो दैट द जितने भी हम लेंडिंग के प्रोडक्ट्स हैं, जो क्रेडिट के प्रोडक्ट्स हैं, वो 1000-2000 सिटीज में लेके जाएं। और उनको ये भी मैनेज करना है कि कंस्ट्रेंट है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वो ना चेंज हो। तो ये मैनेज करना इतना आसान नहीं होता है, एक बहुत ही नुआंस्ड अप्रोच चाहिए होता है। और जो आरबीआई की जो गाइडलाइंस आई हैं उससे वेरी क्लियरली बताया गया कि अगर आप एक रेगुलेटेड एंटिटी है तो आप कैसे काम करिएगा, अगर आप नॉन रेगुलेटेड एंटिटी है तो आप कैसे काम कर सकते हैं एग्जिस्टिंग बैंक या एनबीएफसी के साथ, क्या गाइडलाइंस हैं। जो पुरानी सी गाइडलाइंस भी उन्होंने पहले भी बताई थी, बट शायद बहुत लोगों ने उनको फॉलो नहीं किया, तो उन्होंने रीआइटरेट किया कि आप प्लीज ऐसे ही करिए और यही गाइडलाइंस के अंदर रह के आप इनोवेशन करिए, तो बहुत ही अच्छी बात होगी। आई थिंक उसके चलते आई थिंक इट इज अ बहुत ही अच्छा एक ब्लूप्रिंट दिया है, ताकि जो भी अपना डिजिटल लेंडिंग का बिजनेस चला रहा है वो इस गाइडलाइंस के अंदर रह के आगे बढ़ सकता है। और कैसे रेगुलेटेड एंटिटीज की तरह काम करना चाहिए, वो ये ब्लूप्रिंट, ये वो गाइडलाइंस बताती है हमें। थोड़ा सा और बारीकी से हम समझना चाहेंगे नगीन, जिस तरह की गाइडलाइंस जारी की गई हैं साफ तौर से इंडस्ट्री इसका स्वागत भी कर रही है, लेकिन हमें ये जानना है अब जिस भी तरह की बातें सामने आई हैं, कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड डिजिटल लोन देने वाला जो प्लेटफॉर्म है उससे ज़्यादा एहतियात बरतने की कोशिश है, क्योंकि वो ज़्यादा इसके रडार में आ जाएंगे, इंक्वायरी के रडार में आ जाएंगे। किस तरह की बातें हैं जिनका आपको एज अ लोन लेंडर ख्याल रखना होगा? सुन पा रहा हूँ। नगीन जी, ये काफी अच्छा सवाल है ये। नगीन जी, हाँ आपकी आवाज़ आ रही है मुझे, बोलिए। चलिए, हमारे साथ शायद कोई तकनीकी दिक्कत यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन रेखा जी, चलिए आपसे मैं ये सवाल पूछूंगी। कंज्यूमर के लिहाज से देखा जाए तो जो पारदर्शिता, एकरूपता की हमें उम्मीद थी, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं अनरजिस्टर्ड डिजिटल लोन ऐप्स जो है वो मनमानी कर रहे थे, लोगों को हैरान परेशान कर रहे थे, इस कदर कि लोगों ने आत्महत्या करनी शुरू कर दी। ये जो अब आरबीआई ने गाइडलाइंस निकाली है, एक तरह से सख्त संदेश दिया गया है कि ये अपनी मनमानी जो ऑनलाइन डिजिटल ऐप्स हैं, लेंडर्स हैं, वो मनमानी अपने आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो नकेल कसी गई है इसके दायरे में, ये गाइडलाइंस के दायरे में तो अभी भी रजिस्टर्ड लोन ऐप वाली कंपनीज ही आती हैं। अनरजिस्टर्ड का क्या होगा, वो कैसे फिल्टर आउट होंगे, ज़रा ये समझाएं। देखिए, जो ये आरबीआई गाइडलाइंस आपने बिल्कुल सही कहा कि रजिस्टर्ड वालों के लिए ही है, अनरजिस्टर्ड वालों के लिए अभी तक कोई भी आरबीआई ने स्पष्टीकरण नहीं किया है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि उसके बारे में भी स्पष्टीकरण जरूर आ जाएगा, क्योंकि जो अभी तक जो हालात जो हम देख रहे हैं कि व्यापार के नाम के ऊपर जो ये लेंडिंग कंपनीज जो हैं, इनको सिर्फ अपना बिजनेस करना है, और बिजनेस करते समय वो अपने जितने भी, जैसे कहते हैं कि कायदे कानून भूल जाते हैं, बिल्कुल अनस्क्रूपलस तरीके से जो अपना व्यापार कर रहे थे। और उसके अंदर जो आम कंज्यूमर जो है वो पिस जाता था, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी ऐसी हिडन कॉस्ट होती थी जो उसके ऊपर जो है थोप दी जाती थी, और उसको पता ही नहीं चलता था कि मेरे को क्या क्या कॉस्ट देनी पड़ जाएगी। ये भी होता था कि उसकी जो क्रेडिट लिमिट है वो अपने आप बढ़ा दी जाती थी। बहुत सारे ऐसे फेक कंपनीज भी थे जो लेंडिंग डिजिटल एप्स अपने खोल के स्टार्ट कर देते थे, जिनको हम कहते हैं फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स। तो इन सबको ये कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने जो कल जो दिशा निर्देश दिए हैं, मुझे लगता है कि ये पूरे व्यापार को रेगुलेटेड के साथ के अंदर जो अनरेगुलेटेड है उसके अंदर उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि सिर्फ जो रेगुलेटेड वाले हैं उनको ही ये व्यापार करने का, जो रजिस्टर्ड वाले हैं उन्हीं को ये व्यापार करने का अपना अधिकार है, बाकियों को है ही नहीं। तो मुझे लगता है कि इसके जो कल स्पष्टीकरण आया है उसके बाद में जो अनरजिस्टर्ड व्यापार कर रहे थे इस तरीके से डिजिटल एप्स जो थे,
जो आरबीआई के साथ में रजिस्टर्ड नहीं थे, वो जो है वो अपना व्यापार जो है उनको अपना जो कहते हैं ना अपनी दुकान बंद करनी पड़ेगी और आरबीआई उनके ऊपर बहुत सख्ती से आएगी। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि जितना पारदर्शिता और ट्रांसपेरेंसी ये आरबीआई कोशिश कर रही है, क्योंकि जो आजकल जो मैं यही कहूंगी कि जो ये जब ई टेक्नोलॉजी का और ई बिजनेस का जमाना आ गया है, तो आम उपभोक्ता जो है वो मोर एंड मोर जो ज्यादा स्पेशली कोविड पैंडेमिक के बाद में तो जो है हालात ऐसे हो गए कि सब लोग अपने घरों के अंदर बंद रहे और बहुत लोग अपने जैसे उनका धंधा पानी भी बंद हो गया, उनका व्यवसाय बंद हो गया, तो वो इन जो एप्स थे, डिजिटल एप्स के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए और बिना सोचे समझे इनके जो कहते हैं कि उनके चंगुल के अंदर फंसते गए। वो एक दलदल की तरह था। एक बार आपने उनसे कुछ लोन ले लिया, उसके बाद में आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कहाँ तक फंसते जा रहे हैं। तो जो कल जो गाइडलाइंस आई हैं उसके बाद में मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा जो व्यापार जो ये फिनटेक कंपनीज जो कर रही हैं, इसके अंदर क्लैरिफिकेशन आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी और उनके अंदर चेक्स एंड बैलेंसेस होंगे। जहां पर आरबीआई जहां पर भी लगता है कि कोई भी कंपनी जो है जो ये बिजनेस को कर रही है और ये उपभोक्ता को, आम कंज्यूमर को चीट कर रही है, फ्रॉड कर रही है या उसके साथ उस तरह की वसूली कर रही है या जबरदस्ती कर रही है, तो वहां पर आरबीआई उनको आड़े हाथ लेगी और ये सारा बिजनेस जो है उम्मीद करते हैं कि रेगुलेट होगा और आखिर के अंदर आम कंज्यूमर, जिसको हम कहते हैं कि कंज्यूमर इज किंग आफ्टर ऑल, ये जो डिजिटल लेंडिंग एप्स जो हैं ये डिपेंडेंट किसके ऊपर है? अगर कोई उपभोक्ता होएगा ही नहीं, कोई उनसे पैसा वसूल ही नहीं करेगा, लोन लेगा ही नहीं, तो वो किसके लिए व्यापार कर रहे हैं? तो ये जो कहते हैं कि दोनों को मिलके काम करना है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप सही कह रही हैं, यहाँ पे फिल्टर आउट हो जाएंगी चीजें और कहीं ना कहीं थोड़ा और ध्यान से बात करनी होगी और एक्शंस लेने होंगे डिजिटल लेंडिंग ऐप को। लेकिन एक चीज जो मुझे आपसे पूछनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रीवांस सिस्टम को भी काफी मजबूत बनाने की बात कही गई है आरबीआई की तरफ से, लेकिन रेखा जी सवाल तो यहाँ पर यह है कि लोगों को परेशानी अनरजिस्टर्ड लोन एप्स से है, उसकी शिकायत कहां पर लोग कर सकें? क्योंकि अनरजिस्टर्ड पर तो कोई बात ही नहीं की गई है। तो अगर आप एक नोडल ऑफिसर की नियुक्ति कर रहे हैं, वो तो उसी के लिए होगा जो कि रजिस्टर्ड डिजिटल लेंडिंग एप्स होंगे ना, उनके खिलाफ शिकायत पर कार्रवाई होगी। बाकियों का क्या होगा? देखिए, मैं तो एज अ कंज्यूमर लॉयर में यहाँ पर यही कहूंगी कि जहां पर भी कोई ये अनरजिस्टर्ड के चंगुल में फंस जाते हैं, तो उनको सीधा जो है उसकी कंप्लेंट करनी चाहिए। सबसे पहले तो एक 100 नंबर मिला के पुलिस को कंप्लेंट करनी चाहिए। वो तो सबसे जो पहला जो आपका जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है वो वहां से शुरुआत होती है। आप आरबीआई को भी इसके बारे में इन्फॉर्म करिए कि देखिए ऐसे ऐसे फलाना व्यक्ति जो है ये व्यापार जो है व्यापार कर रहा है और इससे आम कंज्यूमर को नुकसान हो सकता है, और पुलिस को तो आप इन्फॉर्म कर ही सकते हैं। और साथ साथ अगर आपको कहीं पर भी लगता है कि इस व्यापार के अंदर डेफिशिएंसी इन सर्विस या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस जिसको कहते हैं, गलत व्यापार करने की श्रेणी के अंदर ये आता है, तो आप इसके अंदर कंज्यूमर कंप्लेंट भी कर सकते हैं। अगर कहीं पर भी आपको कोई उस पे प्रॉब्लम बाद में जाकर आती है और आपको कंज्यूमर कंप्लेंट करने के लिए आपको कोई वकील की भी जरूरत नहीं है, ये तो आप ऑनलाइन कंप्लेंट भी कर सकते हैं। आजकल जो सरकार की जो मुहिम है जागो ग्राहक जागो, उस मुहिम के तहत आपको एक सिर्फ अपना जैसे कहते हैं मोबाइल फोन उठाकर जो ई दाखिल ऐप है उसके अंदर अपनी जो कंप्लेंट है उसका कर सकते हैं और आपकी शिकायत का जरूर निवारण होगा। जी चलिए, नागिन जी मेरे साथ नगीन जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आपसे जो मैं पहले सवाल पूछ रही थी नगीन जी, उसी का ही जवाब चाहूंगी, क्योंकि अब जो गाइडलाइंस में बातें कही गई हैं इनमें से किनका पालन आप पहले से कर रहे थे, क्योंकि आप एक रजिस्टर्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म के लेंडर हैं, और कौन कौन सी नई चीज़ें जोड़ी गई है जिसके बाद आपको लगता है कि एक तरह से फिल्टर आउट हो गया है किस तरह के ऐप रजिस्टर्ड है, किस तरह के ऐप अनरजिस्टर्ड है? बिकॉज देखिए, एक ग्राहक होने के नाते कई बार ये पता लगाना बहुत मुश्किल होता है कि जो डिजिटल लेंडिंग ऐप पर आप हैं फिलहाल वो रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो ऐसी कौन कौन सी सेवाएं हैं, कौन कौन सी बातें हैं जो आरबीआई ने अब जो शामिल की हैं, आप पहले से कर रहे थे लेकिन अब कुछ और गाइडलाइन में बातें आ गई हैं जिनको लागू आप तुरंत करेंगे? जी, अभी आप अगर देखेंगे तो आरबीआई ने जो गाइडलाइंस निकाली थी तो हम लोग वो सारे गाइडलाइंस का पालन तो पहले से कर रहे थे। बट आरबीआई ने अभी ये गाइडलाइन निकाल के एक अच्छा क्लैरिटी दे दिया है कि अभी हम लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए एज ए लेंडिंग ऐप, राइट? तो लेंडिंग एप्स के बारे में बहुत तुलना की गई है इधर। लेंडिंग एप्स वो होते हैं जो एक एनबीएफसी के साथ जुड़ते हैं
और एनबीएफसी के तरफ से वो लोग अपने ऐप पे या अपने प्लेटफॉर्म पे डिजिटल माध्यम के थ्रू लोन्स देते हैं। तो ये जो गाइडलाइंस है पूरा ये डिजिटल एप्स और ये प्लेटफॉर्म्स को कैसे रेस्ट्रिक्ट किया जाए और कैसे वो लोग एप्स दे पाएँ, लोन्स दे पाएँ, ये इसके ऊपर है, राइट। तो पहले आरबीआई ने ये साफ बोल दिया है कि अगर आप एज ए कंज्यूमर अगर आप किसी भी ये एप्स या डिजिटल माध्यम से लोन लेने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको एक की फैक्ट स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। बिफोर आप लोन सैंक्शन करने से पहले आपको एक की फैक्ट स्टेटमेंट बना के कंज्यूमर को दिखानी पड़ेगी, जिसमें आपको क्लियरली ये बताया जाएगा कि आप कौन सा लोन ले रहे हो और कितना अमाउंट का है, कब कब आपको रीपे करना पड़ेगा, कितना प्रोसेसिंग फी ले रहे हैं और कितना उस पर इंटरेस्ट लग रहा है, राइट। तो अगर एनी ऑफ दी स्टेप्स जो ये गाइडलाइंस के माध्यम से जो स्टेप्स उन्होंने बोली गई है, अगर ये किसी भी एक स्टेप में आपको लग रहा है कि ये पालन नहीं हो रहा है तो आप ये मान के जा सकते हो कि कुछ तो गलती है इस प्लेटफॉर्म में और इस प्लेटफॉर्म से लोन लेना आपको शायद हानिकारक पड़ेगा, राइट। तो उसके ऊपर आरबीआई ने ये भी बोला है कि आप अगर ऐप भी हो या प्लेटफॉर्म भी हो, आपको एक ग्रीवेंस ऑफिसर या नोडल ऑफिसर अपॉइंट करके उनका नाम और उनका ईमेल आईडी और वो सब आपको अपने वेबसाइट पे क्लियरली दिखाना चाहिए कंज्यूमर को लोन, राइट। अगर ये इसका भी अगर स्टेप का पालन नहीं हो पाया है तो देन आपको ये देखना पड़ेगा कि ये सही में रेगुलेटेड एप्लीकेशन है कि अनरेगुलेटेड एप्लीकेशन है, राइट। तो इसके ऊपर भी आजकल हम लोग ये बहुत सुनते आ रहे हैं कि एप्स जो है वो लोन देते वक्त बहुत सारा इंफॉर्मेशन ऐप के थ्रू ले लेते हैं। बिल्कुल सही। कंज्यूमर को कभी पता भी नहीं चलता है कि उनके फोन से उन्होंने कॉन्टैक्ट्स का इंफॉर्मेशन ले लिया या गैलरी से कुछ पिक्चर्स ले लिए हैं उन लोगों ने, राइट। और इनका बहुत बड़ा मिसयूज भी होता है जब कलेक्शंस की बारी आती है, राइट। तो आरबीआई ने ये गाइडलाइंस में ये एकदम साफ कह दिया है कि आप तो ना कॉन्टैक्ट्स का इंफॉर्मेशन ले सकते हो इवन इफ यू आर एन ऐप, और आप अगर प्लेटफॉर्म भी हो तो बिल्कुल आपको कॉन्टैक्ट्स, कॉल लॉग्स या गैलरी का इंफॉर्मेशन, मेमोरी का इंफॉर्मेशन या स्टोरेज, आपके फ़ोन के स्टोरेज में जो भी फाइल्स होंगे आपके, वो तो अभी ले नहीं सकते हो, राइट। तो उसके ऊपर आरबीआई ने ये भी बोला है कि अगर आप एक प्लेटफॉर्म हो और अगर आप एक एनबीएफसी नहीं हो और एनबीएफसी के थ्रू आप एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अगर लोन दे रहे हो तो आप खाली बहुत कम इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो कस्टमर से। बिल्कुल, केवल जरूरी इंफॉर्मेशन ही लेने की बात यहाँ पर आई है जो कि हर लिहाज से होना भी चाहिए। लेकिन पवन जी, साइबर एक्सपर्ट होने के नाते आप इन गाइडलाइन से कितने खुश हैं, कितने नाखुश हैं? आपकी प्रतिक्रिया क्या इस पर? जो दिक्कतें, जो फर्जीवाड़ा हम होता हुआ देख रहे थे, उस पर कहीं ना कहीं रोक लगेगी या आपको लगता है कि अभी भी सही कदम उठाने में कुछ और कदम बचे हुए हैं? लेकिन मुझे लगता है कि एक सही दिशा में सही कदम तो जरूर है, लेकिन बहुत हर्षोल्लास की लहर नहीं दौड़ जानी चाहिए, क्योंकि ये गाइडलाइन जो हैं एक काली चाय में 2 बूंद दूध के समान होंगी। और आप सोचें कि 2 बूंद दूध से चाय का कलर पूरी तरीके से बदल जाएगा, तो शायद नहीं बदलने वाला। ये केवल एक रेगुलेटेड एंटिटीज को रेगुलेट करने की बात की गई है, लेकिन ये नहीं कहा गया कि अगर आप इस तरह का काम करेंगे तो आपके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। देखिए, बुनियादी तौर पर जो इशू ये है कि अधिकांश से जो लोग हैं आज शिकार बन रहे हैं इस तरह के अनरेगुलेटेड ऐप्स द्वारा। आप तो कह रहे हैं कि रेगुलेटेड ऐप्स को तो हम रेगुलेट करेंगे, बहुत अच्छी बात है, बट जो अनरेगुलेटेड ऐप्स आपका काम नहीं बात सुनेंगे, आपकी बात नहीं मानेंगे, उनका क्या करेंगे आप? वो जो है वो मार्केट का लगभग 98% का शेयर है, उस पर तो हमने एड्रेस किया नहीं है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार चुप्पी साधे हुए है। भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत आवश्यकता है कि वहां पर, क्योंकि ये तमाम सारे जो अनऑफिशियल लेंडिंग एप्स हैं, इंटरमीडियरीज हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इनके लिए विशेष प्रकार से प्रावधान आने चाहिए, जैसे आईटी रूल्स 2021 आए हैं, और कानूनी आपको कॉन्सिक्वेंसेस परिभाषित करने चाहिए। आप सोचें साहब, ऐसा है कि चलिए हम रेगुलेट कर लेंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। अल्टीमेटली जो उपभोक्ता है वो असुरक्षित रहेगा, उसका संरक्षण संपूर्ण नहीं हो पाएगा। इसलिए ये केवल एक शुरुआती दौर पर पहले कदम है। आप ये ना सोचिए कि इन 2 कदमों से हमारी मंजिल तय हो गई। मंजिल अभी बहुत दूर है, बहुत काम करना बाकी है, और वो काम जितनी जल्दी आरबीआई आईटी एक्ट के अंदर करके आए, आरबीआई एक्ट के अंदर रूल्स लेकर आए, उतना अच्छा रहेगा। लेकिन अल्टीमेटली चाहे हम कितने कागजी घोड़े दौड़ा लें,
जब तक आप उन्हें इम्प्लीमेंट हम नहीं कर पाएंगे तब तक चुनौतियां बने रहेंगी। इसलिए जो कुछ भी आप लेकर आए इफेक्टिवली इन्फोर्स करें, डेट एंड पनिशमेंट हो, और आप 2-4 जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके खिलाफ टेस्ट केस लीजिए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करिए, ताकि एक मैसेज सबके पास चले जाए कि साहब आप भारतीय उपभोक्ताओं को एक गिनी पिग नहीं बना सकते, और अगर आप बनाएंगे तो आपको इन कानूनी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। मुझे लगता है ये अगर सही दिशा में हम चलेंगे तो सही स्ट्रैटेजी होगी, वरना आप सिर्फ इन गाइडलाइंस का गुणगान करते रह जाएंगे और कहेंगे साहब सारी जिंदगी बदल जा रही है, सारा परिवेश बदल रहा है, तो हम गलत है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मार्केट की सिचुएशन बहुत खराब है, इसलिए सरकार को, आरबीआई को और ठोस कदम उठाने की आवश्यकता होगी। हम अब क्या ये कह सकते हैं कि अंत में ग्राहक को ही अपनी जागरूकता यहाँ पर बढ़ानी होगी, अपनी लर्निंग बढ़ानी होगी, ये समझने के लिए कि वो किस तरह के डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म से डील कर रहे हैं। एक बार फिर से यहाँ पर ग्राहकों को ही सतर्कता बरतनी पड़ेगी। रेखा जी। हाँ जी बिल्कुल, सॉरी मुझे लगा कि आप पवन जी को पूछ रहे हैं। ये आपने बिल्कुल सही पूछा ये सवाल, क्योंकि जब तक ग्राहक जो है वो खुद अपने राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में, देखिए सिर्फ राइट्स ही नहीं होते कि मेरा ये अधिकार है, मेरा ये अधिकार है, साथ साथ कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं। तो फिर भी लालच के अंदर आके, क्योंकि जो ये अनरेगुलेटेड एप्स जो हैं, जो रजिस्टर्ड नहीं है, ये आपको लालच देती हैं, आपको प्रलोभन दे के आपको अट्रैक्ट करती हैं। तो जैसे एक अंग्रेजी के अंदर कहावत है ना, देयर इज नो सच थिंग एज अ फ्री लंच। कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती है, उसके साथ में एक प्राइस, एक कॉस्ट होती है, अटैच्ड होती है। तो ग्राहकों को इस लालच में, पहली बात तो लालच का जो एक आदत है ना, उससे निकलनी पड़ेगी, वो 1+1 फ्री वाली आदत से निकलना पड़ेगा। तो जो अगर आप खुद सतर्क रहेंगे, माना कि कंज्यूमर इज किंग, और कंज्यूमर के लिए ही सारा व्यापार जो है, सारी इंडस्ट्री जो है वो कंज्यूमर के लिए ही चल रही है, परंतु कंज्यूमर को भी उस लालच के ट्रैप में से निकलना चाहिए और अपना खुद कुछ मतलब खुद अपनी पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए उसके बारे में, खुद उसकी जानकारी लेनी चाहिए। और आजकल जो डिजिटल जमाना आ गया, कंप्यूटर एज आ गई है, आजकल हर चीज के बारे में, जैसे कहते हैं ना कि उसकी 7 पीढ़ी पीछे तक भी आप जा सकते हैं, तो कंज्यूमर को खुद उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए किसी भी चीज के अंदर निवेश करने के पहले। और अगर आप ये लोन लेते हैं और उस समय आप लोन, ये शायद लगता है कि दोनों की कहीं पर एक कॉम्प्लिसिटी होती है, कंज्यूमर की भी बहुत बड़ी कमजोरी होती है जो इस तरह के अनरजिस्टर्ड एप्स के चक्कर के अंदर पड़ता है। उसके साथ में इतनी फ्रीबीज अटैच्ड होती हैं कि वो उसको लगता है कि ये बाकी जो रजिस्टर्ड वाले हैं उनके बनस्पत ये लेना शायद बेटर रहेगा, ये मेरे को सस्ता पड़ेगा, परंतु कुल मिला के वो सस्ता नहीं होता, वो महंगा ही पड़ता है और वो बार बार उस दलदल के अंदर फंसता जाता है। तो कंज्यूमर जब तक जागरूक नहीं रहेगा अपने अधिकारों के बारे में और साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों के बारे में, तो कितने भी कानून बन जाए, जैसे मेरे दोस्त पवन जी ने कहा कि कितने भी कानून बन जाए वो 2 बूंद दूध की तरह ही होंगे उस काली चाय के अंदर। कंज्यूमर को मैं ये जरूर बधाई दूंगी आरबीआई को कि उन्होंने शुरुआत तो करी, पर पहले ही रेगुलेटेड वालों के लिए तो पहले ही थे। बिल्कुल सही। चक्कर आ रहा है सारे अनरेगुलेटेड वालों का, जिन्होंने 98% मार्केट को जो है कैप्चर कर रखा है, और आम व्यक्ति जो है उन्हीं से अट्रैक्ट होता है, क्योंकि उनके जो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, उनके जो एजेंट्स होते हैं, वो आपके दिमाग के ऊपर इस तरीके से बोझ डाल देते हैं, आपको घेर लेते हैं कि आपको लगता है हाँ भाई यही सबसे बढ़िया तरीका है मेरे को लोन लेने नहीं का। तो इसी पर अब समझना होगा, बिल्कुल अब इसी पर समझना होगा। अनुज शायद आप इसका जवाब दे पाए, एक सेक्टर होने के नाते जो आपकी एसोसिएशन है वो किस तरह से अब इस बात को इंश्योर करे कि लोग जो है रजिस्टर्ड डिजिटल लेंडिंग एप्स की ओर ही हाई और अनरजिस्टर्ड से दूर हो जाए। किसी तरह के कदम आप उठाएंगे एज एन एसोसिएशन? कैसे फिगर आउट करेगा एक ग्राहक की कौन सा रजिस्टर्ड है कौन सा अनरजिस्टर्ड है? ये काफी अच्छा सवाल है ये, क्योंकि गाइडलाइंस तो आरबीआई ने दे दिया, सारे डिजिटल लेंडिंग एप्स ने या कंपनीज ने तो कर दिया, फिर भी कस्टमर को अगर नहीं पता चलेगा तो फिर भी वो अनफॉर्चुनेटली किसी फ्रॉड ऐप को या फ्रॉड कंपनी के साथ लोन लेके उनको प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये सवाल एकदम सही है। देखिए, जो रूल्स आरबीआई ने बोली हैं, फॉर एग्जांपल हर एक कस्टमर को पता होना चाहिए कि उसका एपीआर कितना होना चाहिए, जैसे इंटरेस्ट रेट प्रोसेस कितना होना चाहिए, हर एक कस्टमर के कंसेंट के साथ डेटा लेना चाहिए, हर एक कस्टमर को एक की फैक्ट शीट भेजी चाहिए उनकी जब वो लोन लेते हैं, जो भी लोन लेते हैं वो ब्यूरो को रिपोर्ट होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें नहीं हो रही हो तो आपको पता है कि वो ऐप जेन्युइन नहीं है। नाउ
इंडस्ट्री बॉडी ऑल्सो उनको बहुत काम करना है कि ये सारी जो बातें हैं ये आप लार्जर कस्टमर के पास लेके जाएं। जो DLA है, डिजिटल लेंडर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसका मैं इस साल वाइस प्रेसिडेंट हूँ, हम लोगों ने पिछले साल एक काफी बड़ा कैंपेन चलाया था जहां हमने हर एक कस्टमर को एजुकेट करने की कोशिश की थी कि अगर कोई लेंडर आपसे कोई OTP लेके या आपका पैन वेरीफाई नहीं कर रहा है या आधार वेरीफाई नहीं कर रहा है, कोई आपका ब्यूरो में रिपोर्टिंग नहीं कर रहा है, कोई बिना आपका NACH या बिना आपका कोई लोन एग्रीमेंट फॉर्म करके आपका कोई लोन आपको दे रहा है, तो आप समझिए कि ये फ्रॉड है। अब यार या तो ये कंपनी फ्रॉड है या तो ये लोन ठीक नहीं है, और अगर आपने उसको वापस पेमेंट नहीं किया तो आपके पीछे लोग आ सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर फिलहाल RBI ने एक, जैसा कि चर्चा में भी निकल कर आ रहा है, सही दिशा में कदम तो उठाया है, लेकिन अब भी ऐसे बहुत सारे नियम को ड्राफ्ट करना ज़रूरी है जिस पर अनरजिस्टर्ड डिजिटल लोन ऐप्स पर नकेल जो है वो कसी जाए, क्योंकि असली दिक्कत वहीं से आ रही है। रेगुलेटेड ऐप्स को आपने थोड़ा सा और रेगुलेट कर दिया है, उनके लिए दिशा निर्देश थोड़े और जारी कर दिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में इसको लेकर जागरूकता की साफ कमी अभी भी महसूस हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद लेकिन आप सभी का इस खास चर्चा में शामिल होकर दर्शकों की सहायता करने के लिए, उन्हें समझाने के लिए कैसे समझदारी से डिजिटल या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लोन ले। मुझे भी इजाजत दे कंज्यूमर रिस्क किंग में आज। नमस्कार।